स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं PIB के वीकली एनालिसिस वाले सेशन के अंदर में। आज हम सितंबर महीने के सेकेंड वीक का, जो कि 8 सितंबर से लेके 14 सितंबर 14 सितंबर तक जो भी आर्टिकल PIB में इम्पॉर्टेंट रहे हैं उन सभी का क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, मेरे न्यूज़ एनालिसिस, इवन आजकल हमने शुरू किया है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को, इन सभी की अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है प्रशांत तिवारी। इसमें 83,000 के आसपास में फॉलोवर हैं। आप उसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। साथ में एक और चीज़ दोस्तों, ये ट्विटर हैंडल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम ID है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही खास और एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि स्टडी IQ IAS आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर आया गया है और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी सारी नीड को क्या करा जाए, इसमें फुलफिल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, तो आप एक्सटेंडेड वैलिडिटी वाले कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो ये इसकी क्लासेस आपकी 10 सितंबर से इस बैच की हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, 10 अक्टूबर से सॉरी। और ये आपका देखिए सिल्वर अगर आप लेते हैं तो 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, गोल्ड अगर आप लेते हैं तो 2 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी और प्लेटिनम अगर आप लेते हैं तो 3 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। ये बैच हमारे इंग्लिश और हिंदी भाषा में अवेलेबल है। आप PRT लाइव कोड यूज़ करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है, जो सबसे पहला आर्टिकल है उसको हम देख लेते हैं। वो क्या है कि एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? फ्रांस के साथ एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है वरुण, जिसको हम इंग्लिश में वरुणा भी बोलते हैं। एक्सरसाइज वरुणा ये नेवल एक्सरसाइज है, किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। अब ये चीज़ बताने के अंदर में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सभी जानते हैं कि UPSC में एक्सरसाइज के ऊपर में कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के ऊपर में आते रहते हैं। तो याद रखिएगा कि वरुण एक्सरसाइज ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, तो इसके अंदर में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, टैंकर्स, मैरीटाइम, पेट्रोल, एयरक्राफ्ट, सारी चीज़ों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ऐसी एक्सरसाइज देखिए, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि वोस्तोक एक्सरसाइज पूछ लेते हैं, युद्ध अभ्यास पूछ लेते हैं, सूर्य किरण पूछ लेते हैं, मैत्री पूछ लेते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो भारत अलग अलग नेशंस के साथ में अलग अलग फॉर्म में, कहीं पर आपकी आर्मी की एक्सरसाइज होगी, कहीं पर एयरफोर्स एक्सरसाइज होगी, कहीं पर नेवल एक्सरसाइज होगी। ये क्या करता है, ये ना इंटरऑपरेबिलिटी को इंक्रीज करता है। मान के चलिए कभी ऐसा हो या फिर ऐसे रीजन के अंदर में हो जहां पर हमें क्या करना पड़े, स्पेशल ऑपरेशंस को क्या करना पड़े, परफॉर्म करना पड़े, कंडक्ट करना पड़े, तो वहां पर अगर ये एक्सरसाइज होती है तो आर्मीज के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करता है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, इसका क्या है, पॉलिटिकल भी क्या होता है, एक मैसेज होता है। जैसे मालाबार एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज क्या है, जिसके अंदर में क्वाड के चारों देश क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि हाँ, जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को साथ लेते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन साथ में है, जो कंट्रीज साथ में है, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि ये जियोपॉलिटिकल सिनारियो को भी दर्शाता है ऐसी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो याद रखिएगा, आ सकता है। तो इंडियन एंड फ्रांस की जो नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज है वो 1993 में शुरू हुई थी और उसके बाद में ये धीरे धीरे बढ़ती रही। और इससे मैं आपको वही कह रहा हूं, एक तो आपका ऑपरेशनल लेवल पर इंटरेक्शन इंक्रीज होता है, दो नेवीज आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाती हैं, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के अंदर में, सेफ्टी, इन सब चीजों में तो काम करती हैं, प्लस में नेशन आपस में एक दूसरे के कैसे करीब आ रहे हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड हो रहा है दो नेशंस के बीच में, उसको भी ये दर्शाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए G20, आप सभी जानते हैं कि G20 के अंदर में अफ्रीकन यूनियन ऐड हो चुका है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि अब ये G21 हो चुका है ना। इसके अंदर में क्या हुआ है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसके पास थी, भारत के पास थी, है ना। तो यहां पर एक बहुत बड़ी लैंडमार्क चीज हुई जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। अब कोई भी समिट होती है तो ना वहां पर क्या उसका कंक्लूजन है,
उस समिट के बारे में पूरे के पूरे जो देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस बात पे एग्री करते हैं, उससे रिलेटेड क्या हो एक डॉक्यूमेंट निकलता है जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब दिक्कत क्या है, इस समय विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। अलग अलग इश्यूज को लेकर अलग अलग देश क्या है, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, किसी के लिए अपने रीजन के अंदर में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, किसी के लिए रशिया और यूक्रेन वॉर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रशिया यूक्रेन वॉर है तो आप सभी एक और चीज जानते हैं कि वहां पर एक हिस्सा जो यूएस का साथ दे रहा है, यूएस का समर्थन कर रहा है, यूरोप का साथ दे रहा है, और एक हिस्सा ऐसा है जो रशिया का साथ दे रहा है, रशिया को क्या में और सपोर्ट कर रहा है, रशिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर क्या कर रहा है, उसके साथ एंगेज कर रहा है। तो इस फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड के अंदर में एक ऐसे डॉक्यूमेंट को लेकर आना जहां पर सारे नेशन एक साथ बैठे, ऑलमोस्ट मतलब 20 नेशन, 19 कंट्रीज प्लस में एक यूरोपियन यूनियन और अब तो अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड हो चुका, और वो किसी एक डिक्लेरेशन के ऊपर में साथ में राजी हो जाए। इसलिए ये न्यू दिल्ली जो डिक्लेरेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये मुझे ऐसा लगता है प्रीलिम्स में तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है। अगर एक डिक्लेरेशन के लिए भारत कंसेंसस बना पाया है फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड के अंदर में, डिसइंटीग्रेटेड वर्ल्ड के अंदर में, तो वहां पर यह दर्शाता है कि भारत के पास में वो लीडरशिप क्वालिटी है, प्लस में वो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं, जहां पर वो दो एडवर्स नेशंस को, एंटिटीज को एक साथ एक टेबल पर बैठा सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देखिए, लास्ट ईयर बाली के अंदर में समिट था और इंडोनेशिया इसको क्या कर रहा था, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो वहां पर इतने ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट हो गए कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मीटिंग को छोड़कर चले गए थे। तो वहां से आप समझिए कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्या किया गया, एक कंसेंसस के साथ में, यानी कि इसके ऊपर में सभी देश क्या हुए, राजी हुए। ठीक है, नेगोशिएशंस शुरू हुए और उसके बाद में कौन सी लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाली वाली भाषा लैंग्वेज को अगर देखेंगे तो उसके अंदर में क्या था, एक्यूजिशन था, आरोप था, किसके ऊपर में, रशिया के ऊपर में। लेकिन यहां पर जो इस वाले डिक्लेरेशन है उसमें आरोप नहीं है, उसमें क्या है कि भाई हमें कैसे पीस को स्टैब्लिश करना है और कैसे इस वॉर को हमें रोकना है, तो ये बात की गई है, समझ रहे। तो ये सारी की सारी 150 घंटे की इंटेंस नेगोशिएशन हुई, तब जाके क्या हुआ, एक कंक्रीट कंसेंसस बन पाया। ठीक है, तो इसको एक विक्ट्री के रूप में देखा जा रहा है, किसकी, इंडिया की, जो लगातार क्या है, प्रेशराइज करता रहा है, प्रेस करता रहा है, किस चीज के लिए, कि हमें डेवलपमेंट इशू पर ध्यान देना चाहिए रादर देन जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर में, हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, हमें सोसाइटी के ऊपर में, हमें स्पेस के ऊपर में, हमें साइंस के ऊपर में, हमें ह्यूमैनिटी के ऊपर में, हमें बायोडाइवर्सिटी पे, हमें टेररिज्म पर, इन सब पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी एक रीजन में कोई पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, जियो पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, उस पर हम क्या हो जाए, फोकस्ड हो जाए और अपने पूरे एजेंडा को उसी के ऊपर में फोकस रख दे। ये भारत का लगातार कहना था। वेस्टर्न नेशंस क्या चाहते थे, हमेशा से चाहते थे कि क्या किया जाए, स्ट्रांगली क्या किया जाए, कंडेम किया जाए, किसको, रशिया को। लेकिन क्योंकि भारत क्या है, चेयर पर है, भारत की अध्यक्षता में मीटिंग, तो भारत नहीं चाहेगा कि जो उसका सबसे क्लोज अलायंस है, इतना पुराना दोस्त है, उसके ऊपर में, उसकी अध्यक्षता में कोई आरोप लगे। ठीक है, तो इसका क्या किया, भारत ने इसका क्या किया, विरोध किया और एक ऐसा कंसेंसस, एक ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर आए जहां पर रशिया और चीन ने भी क्या किया, बहुत स्ट्रांगली डिसेंट नहीं किया, एक तरीके का क्या कंसेंसस बिल्ड हो गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी G20 समिट के अंदर में एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी गठन किया गया, या फिर उसकी शुरुआत की गई भारत के द्वारा। अब बायोफ्यूल क्या है, बायो का मतलब क्या, लिविंग। अब वो क्या हो सकता है, आपके पेड़ पौधे हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, अलगी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे आप क्या फ्यूल बनाओ। अब आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि विश्व के अंदर में जो ट्रेडिशनल फ्यूल है, कभी ना कभी तो क्या होगा, वो खत्म होगा, उसकी भी एक लिमिट है, प्लस में उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उससे एमिशन भी होता है। तो इसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है बायोफ्यूल। जैसे भारत के अंदर में देखें तो हम क्या करते हैं, जो गन्ना है उससे जो बचा हुआ हिस्सा है, या फिर शुगर हो गया, बीट रूट हो गया, आपका राइस हो गया, इससे हम क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल बना रहे हैं और उसको हम फिर ब्लेंड करते हैं, यानी कि मिक्स कर देते हैं, किसके साथ में, आपके डीजल के साथ में, आपके पेट्रोल के साथ में। हमारा टारगेट है 2025 तक
2025 तक हमारा टारगेट है कि हम 1 लीटर पेट्रोल के अंदर में या 1 लीटर डीजल के अंदर में क्या करें, आपका 20% हमारा टारगेट है, क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे पेट्रोल को। तो और भारत क्या है, ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लेवल पर एक हब भी बनना चाहता है हम बायोफ्यूल के मामले में। तो कोऑपरेशन की भी जरूरत है इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो बायोफ्यूल की तरफ में आगे बहुत ही बढ़ रहे हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, सारी चीजें हैं। तो उसमें ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तब G20 समिट के साइडलाइन पर। ठीक है, और ये क्या है, ये भारत लेड इनिशिएटिव है जो क्या करेगा, हेल्प करेगा किसके अंदर में, डेवलप एन अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे बायोफ्यूल का प्रचार प्रसार और उसका यूज को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, कैसे बायोफ्यूल को यूज किया जाए, कंट्रीब्यूशन उसका लिया जाए किसके अंदर में, उसकी ग्रोथ के अंदर में, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में, जॉब क्रिएशन के अंदर में। ठीक है, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाना चाहिए, यानी कि ये भी क्या है, क्लीन एनर्जी की तरफ लिया गया भारत के द्वारा एक स्टेप है। ठीक है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वो वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा, वहां पर सस्टेनेबल बायोफ्यूल कैसे और ज्यादा कम कॉस्ट में डेवलप किया जा सके, कैसे उसको और लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसमें हेल्प करेगा। तो उसमें 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी एग्री हो चुके हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। 19 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, G20 में से अगर देखा जाए तो 7 कंट्रीज सपोर्ट कर रही है। कौन कौन सी, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, यूएसए। G20 में जो इनवाइटी कंट्रीज थी उसमें से 4 कंट्रीज क्या कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। दूसरा अगर देखा जाए नॉन G20 8 कंट्रीज है जो सपोर्ट कर रही हैं, आइसलैंड, केनिया, गुयाना, पैराग्वे, आप सेशल्स, ये देख सकते हैं, श्रीलंका, युगांडा, सभी के सभी। और आप देखेंगे फिनलैंड, है ना। आप मतलब देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, एक एक के नाम नहीं याद रखने, लेकिन इसके अंदर में अभी आप देख रहे होंगे कहीं पर भी चाइना नहीं है ना। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसका, भारत के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। नेक्स्ट जो है ये नेवा, जिसको हम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ये एक ऐप है जो क्या कर रहा है कि हमारे देश के अंदर में जितने भी विधानसभाएं यानी कि जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनको हेल्प करेगा पेपरलेस जाने में। अभी आप देखते होंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर में या लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में कागज का बड़ा यूज होता है, तो कैसे उसको डिजिटल बनाया जाए। तो नेवा इज एन एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय NIC that will help chair of the house and members of the legislative assembly to conduct business smoothly in paperless manner। डिजिटल तरीके से टैब के थ्रू, ऐप के थ्रू आप क्या करेंगे, जो प्रोसीडिंग्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये चीज उससे रिलेटेड नेवा अगर आप आ जाए एग्जाम के अंदर में तो बस इतना याद रख लीजिएगा, एक इसलिए कि पेपरलेस मैनर के अंदर में कैसे प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाए, और ये कहां पर, आपके सभी के सभी, मतलब क्या नाम है, आपके सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन होस्ट्स अ सिक्योर पेज फॉर ईच मेंबर ऑफ द हाउस टू सबमिट क्वेश्चंस एंड अदर नोटिसेस। आपको क्वेश्चन सबमिट करना है, नोटिस सबमिट करना है, सारी चीजें क्या कर सकते हैं आप इसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और इसका मेन एम क्या है कि ब्रिंग ऑल लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्रीज टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म, देयरबाय क्रिएटिंग अ मैसिव डाटा डिपॉजिटरी। क्लियर है। तो नेवा याद रखिएगा, इसकी मोबाइल जो ऐप रहने वाली है उसे नेवा बोलेंगे, और ये सीमलेस फैसिलिटेट करेगा फंक्शनिंग को। ठीक है, और ये पॉइंट नोट करिएगा, 2022 में नागालैंड पहला भारतीय स्टेट बना था जिसने नेवा को इंप्लीमेंट किया था। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना आप सभी ने न्यूज में बहुत सुना होगा कि जो क्या है, सिलेंडर की हम बात करते हैं, है ना, कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर का कनेक्शन। ठीक है, तो उसके अंदर में याद रखिएगा यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंशन इसका किया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जहां पर 75 लाख LPG कनेक्शंस आप अगले 3 साल में क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हेल्प करने वाला है बहुत सारी चीजों के अंदर में आपको। जैसे इससे क्या बेनिफिट है, एक और चीज समझिए। अभी क्या होता था, मतलब उज्ज्वला इस ऑब्जेक्टिव से आया, 2 ऑब्जेक्टिव से आया था ये। पहला तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि खाना पकाने के लिए
गैस का यूज ना करके लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल यानी कि लकड़ी, कोयला, ये सब चीजें इस्तेमाल करते थे। उनसे क्या होता था, एक तो पॉल्यूशन होता था, पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्या, पॉल्यूशन से जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनके हेल्थ पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता था। WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज, क्योंकि ईंधन को खोजने में, उसको ढूंढने में काफी समय महिलाओं का क्या होता था, वेस्ट होता था, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट भी। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये उज्ज्वला योजना आई, जिसके अंदर फ्री गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा, जो क्या नाम है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस है हमारा, SECC, उसके तहत में महिलाओं को। ठीक है, तो LPG कवरेज इंक्रीज करना, जो मैंने बताया तीन चीजों को। इसके अंदर में एक और चीज किया गया, फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, जैसे एक पहल शुरू किया गया था, ये आ सकता है पहल, रिसेंटली सीनी न्यूज, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इसके अंदर में क्या किया गया, लोगों को कहा गया कि आप जो मार्केट प्राइस है ना, उस पर सिलेंडर खरीद लीजिए। अच्छा जी, खरीद लिया, और जो बचा हुआ, मतलब जो आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं, मान के चले 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए की जो सब्सिडी दे रहे हैं, वो हम बाद में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडी के साथ सिलेंडर मुझे मिलना चाहिए था 600 रुपए में, लेकिन मैंने कहा, सरकार ने मुझे कहा कि 900 रुपए आप क्या करिए, पे कर दीजिए। किसको? मार्केट प्राइस पर जो आपको सिलेंडर बेच रहे हैं उनको। और जो 300 रुपए का गैप है, ये क्या करेंगे, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या चीज हुई, जो ये बीच में मिडल मैन आते थे ना, जो इसके अंदर में करप्शन करते थे सिलेंडर वाला, एक तो ये आपने रिमूव कर दिया, प्लस में आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। ठीक है, दूसरा यहां पे आप एक चीज देखिए, इससे क्या हुआ, घोस्ट अकाउंट्स जो थे वो क्या हुए, रिड्यूस हुए, और जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स उनको कमर्शियल पर्पस के लिए जो यूज कर लिया जाता था, वो भी क्या किया आपने, कम कर दिया। ऐसे गिव इट अप, आपने सब्सिडीज को डायरेक्ट रिमूव नहीं किया, आपने लोगों को कहा कि भाई लोगों की जन भागीदारी होनी चाहिए। लोग खुद आए कि भाई साहब अब हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है सिलेंडर के ऊपर में, हम जितने की कॉस्ट बनती है उतना का खरीद सकते हैं। तो वॉलंटरी लेवल पर क्या है, गिव इट अप, ये शुरू किया गया। ऐसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यहां पर क्या किया गया, जब पैंडेमिक आया था 2020 का, तो एक फ्री रिफिल स्कीम इसके अंदर में लेकर आया गया था, जिससे आप फ्रीली क्या कर सकते हैं, इसको रिफिल कर सकते हैं अपने गैस सिलेंडर को। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, वन हेल्थ अप्रोच फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। वन हेल्थ का मतलब क्या, इंसान की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ और एनवायरमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट में कुछ इश्यू हो रहा है तो होने दो, ह्यूमन हेल्थ की उसके ऊपर में असर नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कहां से, जानवर से इंसानों में आ रही हैं, यानी कि सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अंडर द फिशरी मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक वर्कशॉप रिलीज करी है, रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ स्पिल ओवर इवेंट्स इन द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। यानी कि जो इवेंट्स वाइल्ड लाइफ में होते हैं उनका इंपैक्ट ह्यूमन के ऊपर में पड़ता है। तो ये आप देखेंगे कि भारत इसके ऊपर में काफी ज्यादा फोकस्ड है। ये मेरे ख्याल है मेन के हिसाब से, मेंस के एग्जाम से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि भाई आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप ये नहीं अवॉइड कर सकते कि इससे एनवायरनमेंट पर ही असर पड़ रहा है, नहीं, अल्टीमेटली जाकर वो ह्यूमन की हेल्थ पर भी पड़ेगा, और ह्यूमन की हेल्थ का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर भी पड़ेगा। ऐसे एनिमल की हेल्थ का इंपैक्ट ह्यूमन पर पड़ेगा, ह्यूमन की हेल्थ का इंपैक्ट एनिमल पर पड़ेगा। एनवायरनमेंट अगर मान के चलिए खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट ह्यूमन और एनिमल दोनों के ऊपर में पड़ेगा। तो ये वन हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बस याद रख लीजिएगा, इसी में एक जिक्र हुआ है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये वर्ल्ड अथॉरिटी है जो एनिमल हेल्थ के बारे में बात करती है, 1924 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बस इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, पेरिस के अंदर में, और 183 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए स्किल इंडिया डिजिटल, ठीक है, इसके अंदर में क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या एम कर रहा है, स्किल इंडिया। अब आप खुद सोचिए, हम बार बार कहते हैं कि हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास में यंग पॉपुलेशन है। अब यंग पॉपुलेशन के पास में क्या होनी चाहिए, स्किल भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब स्किल इंडिया, भारत कौशल विकास योजना, बहुत सारी चीजें हमने स्कीम शुरू करी हैं, एम्ड एट सिनर्जाइजिंग ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
स्किलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया, SID, स्किल इंडिया डिजिटल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो स्किल टैलेंट है उसकी हायरिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, लाइफ लॉन्ग करियर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इन सब में हेल्प करेगा। डिजिटल लिटरेसी को इंक्रीज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये, जहाँ पर आप क्या है मतलब आप करियर एडवांसमेंट हो सके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सके, एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में है। ठीक, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं SID के, जैसे आधार बेस्ड क्या है ऑथेंटिकेशन, आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग रिकमेंडेशंस, आधार की KYC, डिजिटल लर्निंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में है। ठीक, नेक्स्ट है हिंदी दिवस। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर को हर साल हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों 14 सितंबर हमने चुना, क्योंकि क्या है, आप सभी जानते हैं कि 1949 पर यही वो दिन था जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भारत की चुना था। प्लीज याद रखिएगा, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्या है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो शेड्यूल 8 में भी आप लैंग्वेजेस देखते हैं, प्लस में आप 2 यानी कि हिंदी और इंग्लिश, पहले शुरुआत में हिंदी को ही एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया था, बाद में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश को भी उसमें ऐड किया गया एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट करके। ठीक है, तो ऑन दिस डे मैनी इवेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो याद रखिएगा 14 सितंबर। तो ये क्या था आपका PIB का सेकेंड वीक का एनालिसिस था यहाँ तक। तो आई होप आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मैं PIB का थर्ड वीक का सेशन भी आप सभी के पास में लेकर आऊँगा, और इसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप सभी इसको अंदर में ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच बेहद ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।